کہ آپ वहाँ जो पैसा लगाएंगे तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो अगर एक आदमी 20 करोड़ की एक प्रॉपर्टी लेता है, उसकी रजिस्ट्री 5 करोड़ की होती है, तो 15 करोड़ का काला धन तो सफेद हो गया ना। तो जो जिनका यहाँ पैसा है वो बाहर से रेमिटेंस मंगाते हैं 5 करोड़ की और 15 करोड़ का काला धन लगा के प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है एक नई वीडियो में आप सभी का। तो पिछले कुछ महीनों से इमरान खान का कंटिन्यू ट्वीट आ रहा है कि जो विदेश से पैसे आ रहे हैं, जो रेमिटेंस है, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। $2 बिलियन का जो मार्क है वो क्रॉस कर रहा है। लेकिन इसके पीछे इमरान खान की एक बड़ी करतूत सामने निकल कर आई है, जो कि देखने वाले हैं हम इस वीडियो में। लेकिन अगर आप 9.India पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। और प्लीज वीडियो को लाइक भी करिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए आप सब। जय हिंद, जय भारत। कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी, स्टेट बैंक ने भी ये खुशखबरी सुनाई कि रेमिटेंसेस पाकिस्तान में जो लोग पैसा भेज रहे हैं उसकी जो मिकदार है उसका रिकॉर्ड टूट गए हैं। $2.24 अरब बताया गया है कि ये माहाना आ रहे हैं और गुज़श्ता 8 महीने से ये आ रहे हैं। ये दादोशुमार किस हद तक दुरुस्त है? अगर ये ऐसा है तो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छी खबर है, इसकी तस्दीक करना चाहेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर माशियात जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सदीकी साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम। सदीकी साहब ये बताइएगा कि जो स्टेट बैंक भी दावा कर रहा है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कल ट्वीट किया और अपनी कामयाबियों का जिक्र किया कि जो एतमाद बढ़ गया है पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानियों रिकॉर्ड जो है वो तरसीलात भेजी हैं पाकिस्तान में, क्या हकीकत है? क्या वाकई उसके रीजन बताइएगा कि कौन सी नौकरियां बढ़ गई हैं कि इतने पैसे ज्यादा होना शुरू हो गए हैं? वहां तो बेड़ा गर्क हो गया, नौकरियां खत्म हो गई हमारी पाकिस्तान की। कौन सा पैसा है जब वापस आ रहा है पाकिस्तान? बिल्कुल सही बात है। देखिए, बात ये थी कि ये बात बिल्कुल सही है कि 8 महीने से हमारी जो वो है रेमिटेंसेस बढ़ रही हैं, लेकिन हुकूमत ने एक गैर दानिशमंदाना पॉलिसी एक अपनाई हुई है और वो ये है कि रेमिटेंसेस को हर हालत में बढ़ाया जाए ताकि बरामदात जो गिर रही हैं उसके नुकसान को पूरा किया जा सके। सवाल सिर्फ ये है कि बरामद कुनंदान को बेतहाशा मराद दी गई, शरह सूद को बेतहाशा कम किया गया। गवर्नमेंट स्टेट बैंक बरामदात जो है वो नहीं बढ़ रही, तो लेकिन जॉब जो मिलता है वो तो बरामदात से मिलता है ना, रेमिटेंस से तो नहीं मिलता। तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है 2020 में और 2021 में कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेस ज्यादा हैं बरामदात से। ये ऐसा दुनिया में होता नहीं। लेकिन क्योंकि बरामदात हमारी इसलिए नहीं बढ़ रही कि आप टैक्स की चोरी होने दे रहे हैं, आप जो है एमनेस्टी स्कीमें ला रहे हैं और उस नुकसान को पूरा करने के लिए बिजली और पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है। वैसे भी यूरोप में अभी एक्टिविटी कम है तो बरामदात वैसे भी इफेक्ट हो रही हैं। तो अब सिर्फ सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर हम ये रेमिटेंसेस आ रही हैं, अगर हम इसको इस्तेमाल करें मुल्की सरमायाकारी के लिए, तो हमारा ग्रोथ रेट 8 से 10% होता। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आप पिछले जो है अब से कुछ साल पहले हमारी बरामदात 4 गुना हुआ करती थी रेमिटेंसेस से, 4 टाइम्स, यानी $2 अरब रेमिटेंसेस हैं तो $9 अरब जो है बरामदात। अब ये हो गया कि बरामदात नीचे चली गई, रेमिटेंसेस ऊपर आ गई। लेकिन जो परेशानी है वो ये है कि आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं करंट अकाउंट के खसारे को कम करने के लिए, आप उसको इन्वेस्टमेंट करके मईशत को ग्रो करने के लिए नहीं कर रहे हैं जहां से जॉब मिले। दूसरी बात यह कि अगर आप कह रहे हैं कि अवाम का वहां का समंदर पर पाकिस्तानियों का एतमाद बढ़ा है, तो मैं एक सवाल पूछता हूं, इन्होंने डॉलर डिपॉजिट्स पर 6% बॉन्ड्स पर 6% शरह सूद ऑफर किया ओवरसीज पाकिस्तानी को, और वहां उनको 0.5% आधा % मिल रहा है। आधा % के अगेंस्ट हमने 6% ऑफर किया और अभी तक $300 मिलियन आए। इसका मतलब एतमाद से नहीं है, इनको समझने की जरूरत है। एक तो ये हो रहा है कि देखिए इस वक्त जो रेमिटेंसेज आई हैं पिछले 7 महीने में, वो आई है $16.5 अरब। जी हाँ जी। उसका 40% या आधा जो है यूएई और सऊदी अरब से आया है। वो ये रहा है वो लोग जब पाकिस्तान आया करते जल्दी, अब ये पेंडेमिक की वजह से उन्होंने ट्रैवलिंग बंद कर दी, तो पहले जब पाकिस्तान आते थे तो कैश लेके आते थे, उससे कैश करा लेते थे। अब चूंकि वो सफर नहीं करते हैं तो उन्होंने जो है बैंकों के थ्रू भेज रहे हैं। एक तो ये बात बिल्कुल है। दूसरा ये कि जो हमें इत्तलात मिल रही है, आपको भी मिल रही है, कि आजकल वहां पर उनकी इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं है और पाकिस्तानियों को ये डर है कि शायद उनको कभी वापस आना पड़े, तो वो अपना स्टेक यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तीसरी एक बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल एनआरओ पाकिस्तान में चल रहा है प्रॉपर्टी में, और इमरान खान साहब ने एमनेस्टी दे दी है, जिसको मैं एनआरओ कहता हूँ, कि आप वहां जो पैसा लगाएंगे तो कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो ये पाकिस्तान में हो रहा है। तो अगर एक आदमी 20 करोड़ की एक प्रॉपर्टी लेता है, उसकी रजिस्ट्री 5 करोड़ की होती है,
تو 15 کروڑ کا کالا دھن تو سفید ہو گیا نا. تو جو جن کا یہاں پیسہ ہے وہ باہر سے ریمیٹنس منگاتے ہیں 5 کروڑ کی اور 15 کروڑ کا کالا دھن لگا کے پراپرٹی خرید لیتے ہیں. تو میرا کیا یہ بتائیے گا شاہد صدیقی صاحب کہ ظاہر بات ہے کہ اگر آپ پیسہ دبئی سے ابو دھابی سے اچانک زیادہ آنا شروع ہو جائے تو پہلی بات تو یہ پرپورشن دیکھنی چاہیے کہ وہاں کیا تنخواہیں بڑھ گئی ہیں, کیا ابو دھابی میں اور پاکستانی کو 10 گنا زیادہ ملازم ہو گئے ہیں, وہاں پر کوئی نہیں, وہاں پر تو کچھ ایک تو ایسا تو نہیں ہو رہا کہ یہاں سے کرپٹ منی وہاں آرام سے جاتی ہے, سائفن آؤٹ ہوتی ہے اور وہاں سے نہاد ہو کے واپس آ جاتی ہے وہاں پر پاکستان. دیکھیے آپ نے بالکل صحیح بات کر دی. میں نے دیکھا اب سے کچھ سال پہلے جو ریمیٹنسز یو اے ای اور سعودی عرب سے آتی تھیں وہ 42%, ٹوٹل ریمیٹنسز کا 42%. اب یہ ہو گئی ہے 48%, یعنی $16 ارب میں $8 ارب ان دو ملکوں سے آ رہے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ آ گیا کہ کالا دھن سفید ہو رہا ہے, مگر میری پریشانی کچھ اور ہے. میری پریشانی یہ ہے کہ میں نے حساب لگایا کہ پچھلے 7 برسوں میں $200 ارب کا تجارتی خسارہ پاکستان کو ہوا. $200 بلین. کس کو ہوا؟ ملک کو, جو $500 ملین $0.5 ارب کے لیے IMF کے پاس گھٹنوں کے بل جاتا ہے. تو یہ جو $200 ارب کا خسارہ ہوا اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا, کیونکہ جو $140 ارب ریمیٹنسز آئیں اس میں سے $60 ارب ہمارا رہ گیا 7 سال میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, جس کا کہتے ہیں ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کر دیا. مگر صرف سوال یہ ہے کہ اس میں 111 سب سیکشن 4 بھی ہے کہ کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا اور اسٹیٹ بینک کے علاوہ کوئی اور پوچھ نہیں سکتا ہے, نہ FIA پوچھ سکتا ہے, نہ ISI پوچھ سکتا ہے. کل کو FATF ہماری گردن اگر پکڑتا ہے یا FATF یا امریکہ سعودی عرب اور ان کے اوپر تھوڑا سا کرب لگاتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یو اے میں آلریڈی واچ لسٹ میں ہے اس وقت ٹیرر فائنینسنگ کی. اگر وہ کم ہو جاتی ہیں, سعودی عرب میں پاکستانی بینکوں کے ساتھ جو ہوا, امریکہ میں آپ کو پتا ہے کیا ہوا, جرمانے ہوئے ہمارے پاس. اگر یہ خدا نخواستہ ایک جھٹکا ہمیں مار دیا, ایک وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو جوہری قوت ہے وہ اس بڑے پیمانے پر ریمیٹنسز پر انحصار کر رہا ہے, خدا نخواستہ اگر ہماری گردن انہوں نے مروڑ دی تو ہم تو اس کو انویسٹمنٹ کے لیے تو لے نہیں جا رہے ہیں, ہم تو اس سے تجارتی خسارہ کم کر رہے ہیں کیونکہ ہم برآمدات نہیں بڑھانا چاہتے. برآمدات نہیں بڑھانا چاہتے. ہاں شاید جی بتائیے. برآمدات ہم اس لیے نہیں بڑھانا چاہتے کہ ہم ٹیکس چوری کے نقصانات بجلی اور گیس کے نرخوں سے پورا کرتے ہیں, تو ہماری برآمدات تو بڑھ نہیں رہی ہیں. اب یہ نقصان یہاں سے پورا ہو رہا ہے, چوری کا پیسہ ہنڈی کے ذریعے گیا اور واپس آ گیا. ایک چیز. دوسرا یہ کہ سمندر بار پراپرٹی میں اب لگا رہے ہیں پیسہ, 15 کروڑ کی پراپرٹی 5 کروڑ میں رجسٹر ہو رہی ہے, وہاں بھی جا رہے ہیں, اور 111 سب سیکشن 4 بھی ہے. تو یہ تو ہم نے اپنی گردن بڑھا دی کہ $140 ارب کی ریمیٹنسز ہم کھا گئے. کبھی کسی پاکستانی نے یہ سوچا کہ یہ میرے ملک میں $140 ارب جو 7 سال میں آئے اس کا 50% بھی انویسٹمنٹ میں جاتا تو میرا جو ہے گروتھ ریٹ 8% یا 10% ہوتا, روزگار ہوتا میرے ملک میں اور خوشحالی آتی. ہم نے اس کو کرپشن کی نظر کر کے یہ پوری سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیا. کیونکہ اگر خدا نخواستہ $8 ارب 7 مہینے میں ان 2 ملکوں سے آئے ہیں, اگر چھوٹا سا بھی جھٹکا امریکہ مار دے یا یہ لوگ ملک مار دیں تو کیا ہم اس کو سنبھال پائیں گے؟ IMF کیا کر لے گا اس میں؟ تو ان خطرات سے. چلے جی, بڑا تفصیل